मेरा नाम अवनी है और मैं एक जवान बेटी की माँ हूँ। जैसे जैसे मेरी बेटी बड़ी हो रही थी, वह हमेशा अपने कमरे में बंद रहकर पढ़ाई करती रहती थी। मैं इस बात से बहुत खुश थी कि वह पढ़ाई में बहुत होशियार है और हमेशा अच्छे मार्क्स लाती थी। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं हैं। एक रात मैंने सपने में अपने पति को देखा। उन्होंने मुझसे कहा कि 2-3 दिनों के लिए बेटी के कमरे में छुपकर देखो कि वह क्या करती है। मैंने ऐसा ही किया, लेकिन जो मैंने देखा उससे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं 28 साल की थी जब मैं विधवा हो गई थी और मेरी शादी भी इसी उम्र में हुई थी। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की और सारी जिंदगी अपने पति के नाम पर गुजारने का फैसला किया। जब मेरे पति का निधन हुआ, तब मेरी बेटी सिर्फ 7 साल की थी। मैंने उसे बहुत प्यार और मेहनत से पाला ताकि मरने के बाद मैं अपने पति को गर्व से बता सकूं कि मैंने हमारी बेटी की परवरिश अच्छे से की है। भगवान की कृपा से मेरी बेटी अब 20 साल की हो चुकी है। आसपास के लोग अक्सर कहते हैं कि संतान एक होनी चाहिए, लेकिन अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि मेरी बेटी है। लोग मेरी बेटी की बहुत तारीफ करते हैं और साथ ही मेरी परवरिश की भी सराहना करते हैं। यह सुनकर मेरा सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। मेरी बेटी अदिति वाकई बहुत ही अच्छी और इंटेलिजेंट लड़की है। वह दिन रात पढ़ाई में व्यस्त रहती है और उसकी इतनी मेहनत देखकर मेरे दिल में उसके लिए प्यार और भी बढ़ जाता है। फिर मुझे उस रात का ख्याल आता है जो मैंने अपनी बेटी से छुपा रखा है। मुझे डर है कि कहीं इस वजह से हमारे रिश्ते में दरार ना आ जाए, लेकिन मैं चाहकर भी अभी उसे यह राज नहीं बता सकती। इसलिए दिल की बात दिल में ही रखी हुई हूं। मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। मैं उसकी शादी इंटर की पढ़ाई पूरी होते ही कर देना चाहती हूं ताकि वह उस रात के रहस्य से दूर रहे। लेकिन मेरी बेटी अभी और पढ़ना चाहती है। जब भी मैं अदिति से शादी की बात करती हूं तो वह मना कर देती है कि उसे अभी और पढ़ाई करनी है और वह पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती है। एक दिन मैं शाम का खाना बना रही थी, तभी मेरे पति के एक पुराने दोस्त का फोन आया। वह हमें अपनी बेटी की शादी का निमंत्रण दे रहे थे और कह रहे थे कि जल्द से जल्द आप अपनी बेटी को लेकर हमारे घर आ जाइए। हमारे उनसे अच्छे संबंध थे क्योंकि उनके दोस्त की पत्नी मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हम दोनों एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। उन्होंने कहा कि उनकी इकलौती बेटी संजना की शादी है, इसलिए वह हमें 1 महीने पहले ही बुलाना चाह रहे थे। मैं यह सुनकर बहुत खुश हो गई और कहने लगी, संजय भाई साहब, आप चिंता मत करो, मैं जल्द ही आपके घर आऊंगी। संजना मेरे पति के दोस्त की बेटी होने के साथ साथ मेरी दोस्त की भी बेटी थी। दरअसल मेरा शुरू से ही सपना था कि संजय भाई साहब अपने छोटे बेटे की शादी मेरी अदिति से कर दें। वह अदिति की उम्र का ही था और उसकी नौकरी भी बहुत अच्छी थी। मैं उसे शुरू से ही पसंद करती थी। वह देखने में भी अच्छा था और उसकी और अदिति की जोड़ी बहुत अच्छी लगती। संजय भाई साहब के 2 ही बच्चे थे। बेटी की शादी हो रही थी और उसके बाद बेटा था। मेरी बेटी उस घर में बहुत खुश रहती। मैंने जल्दी से खाना बनाया और अदिति के कमरे की तरफ जाने लगी। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि अदिति ने अपना कमरा अंदर से लॉक कर रखा था। मैंने जोर से दरवाज़ा खटखटाया और कुछ देर के इंतज़ार के बाद दरवाज़ा खुला। मेरी बेटी को पसीना आ रहा था और वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है अदिति, तुमने दरवाज़ा अंदर से क्यों बंद किया था और इतनी देर से क्यों खोला? वह कहने लगी, माँ, मैं बाथरूम में नहा रही थी। मैंने कहा, अच्छा छोड़ो ये सब, इधर आओ और मेरे पास बैठ जाओ। मैं उसकी बात सुनकर उसे अपने पास बैठा लिया और कहने लगी, तुम्हें पता है बेटा, तुम्हारे फेवरेट संजय अंकल का फ़ोन आया था। वह हमें संजना की शादी के लिए बुला रहे हैं। तुम अपनी पैकिंग शुरू कर दो, 2 दिन बाद ही हमें निकलना है। यह सुनकर अदिति के चेहरे का रंग उड़ गया। वह कहने लगी, माँ, मैं नहीं जा सकूंगी। मुझे उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया और मैंने पूछा, क्यों, तुम क्यों नहीं जाओगी? वह कहने लगी, माँ, मेरे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। मुझे अपनी पढ़ाई की तैयारी करनी है और मैं किसी भी हाल में अपनी पढ़ाई छोड़कर नहीं जा सकती। मैंने कहा, बेटा, बात को समझा करो।
तुम अपनी सारी किताबें मोहाली ले जाना, वहां जाकर आराम से पढ़ाई करना। इसमें कौन सी बड़ी बात है? मगर शादी पर जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए संजना के भाई पराग को पसंद कर लिया है। तुम दोनों एक दूसरे से मिलोगे, फिर बात आगे बढ़ेगी। अदिति कहने लगी, माँ, मैं शादी के काबिल नहीं रही हूं। मुझे उसकी बात बहुत बुरी लगी और मैंने गुस्से में पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? वह घबरा गई और कहने लगी, माँ, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूं। मैं उसकी यह बात सुनकर बस उसे घूरती रह गई। अगले दिन भी मैंने बहुत कोशिश की कि मेरी बेटी शादी में जाने के लिए राजी हो जाए, क्योंकि मैं उसे शादी में लेकर जाना चाहती थी। मैंने तो यहां तक कह दिया था कि अगर तुम शादी पर नहीं जाओगी तो मैं भी नहीं जाऊंगी। लेकिन फिर भी उसने मेरी बात नहीं मानी। मैं पहले से ही अपनी फ्रेंड कल्पना के घर जाना चाहती थी, लेकिन अपनी बेटी को मनाने की वजह से नहीं जा पाई। अब शादी में सिर्फ 5 दिन ही बचे थे, इसलिए मुझे अपनी ही तैयारी करनी पड़ी। मैं अपने पति के पुराने दोस्त और अपनी पुरानी दोस्त के साथ इस दोस्ती को बिगाड़ना नहीं चाहती थी। मैंने अदिति से कह दिया था कि मैं पड़ोस में कह दूंगी कि वह 1 हफ्ते के लिए तुम्हारे साथ रह ले। अदिति चिढ़ते हुए कहने लगी, माँ, मुझे किसी पड़ोसन की जरूरत नहीं है। मैं अकेले भी रह सकती हूं। अगर उन्होंने मेरे कमरे में सोने की जिद की तो मैं क्या करूंगी? मुझे पढ़ाई करने में प्रॉब्लम आएगी। मैं गुस्से से कहने लगी, अदिति, तुम जानती हो कि पढ़ाई करने के साथ साथ अपने पेरेंट्स की इज्जत करना और उनकी बात मानना भी बहुत जरूरी होता है। फिर तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे कमरे में ऐसा क्या है जो वह तुम्हारे कमरे में नहीं सो सकती? तुम्हें अगर पढ़ाई करने में कोई प्रॉब्लम है तो तुम बाहर सोफे पर बैठकर पढ़ाई कर लेना। अदिति कहने लगी, हाँ, आप तो जानती हो मैं अपने कमरे में अकेले रहकर ही अपनी पढ़ाई करती हूं, तभी मेरा फोकस अच्छा रहता है। इसलिए मैं किसी की मौजूदगी में डिस्टर्ब होती हूं। मैं कहने लगी, अच्छा चलो ठीक है, पड़ोसन मेरे कमरे में सो जाया करेगी और तुम आराम से अपनी पढ़ाई कर लेना। बड़ी मुश्किल से शादी पर जाने की तैयारी पूरी हुई थी। मुझे पता था कि संजय भैया और कल्पना अदिति के बारे में मुझसे जरूर पूछेंगे कि वह शादी में क्यों नहीं आई। जैसे ही मैं शादी वाले घर में पहुंची, संजय भाई साहब कहने लगे, अरे भाभी, आप फिर अदिति बेटी को क्यों नहीं लेकर आई? उनकी इस बात में कल्पना भी हाँ में हाँ मिलाने लगी। मैं डरते डरते कहने लगी, वह अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस रहती है। उसके एग्जाम होने वाले हैं, इसलिए वह नहीं आ सकी। कहने लगी, जब मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब मैं संजय अंकल और कल्पना आंटी के यहां पर चली जाऊंगी। बस इसलिए नहीं आई, लेकिन वह बाद में आ जाएगी जब उसके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। संजय भाई साहब कहने लगे, अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। और कल्पना भी कहने लगी, अवनी, तुमने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छी की है। संजय भाई साहब मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, भाभी, शादी वाला घर है और खुशी का मौका है, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं भी आपको एक खुशखबरी सुना दूं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने मरे हुए दोस्त की बेटी को अपने घर की बहू बना लूं और अपनी पत्नी के रूप में अदिति को देख लूं। इस बात पर कल्पना भी बहुत खुश हो रही थी। कल्पना ने कहा, जैसे ही संजना की शादी के रस्में खत्म हो जाएंगी तो मैं तुम्हारे घर अदिति का रिश्ता लेकर आऊंगी। यह बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने संजय भाई साहब और कल्पना से कहा, आप दोनों ने तो मेरे दिल की बात कह दी है। यह खबर सुनकर मैं बहुत खुश हूं। संजय भाई साहब तो खुश होकर आगे बढ़ गए थे, लेकिन कल्पना ने मुझे गले लगा लिया था और कहने लगी, हमारी दोस्ती को अब हम रिश्तेदारी में बदलना चाहते हैं। इस तरह से हमारी दोस्ती आगे तक कायम रहेगी। संजना की शादी में खूब मजा आया और शादी अच्छी हो गई थी। शादी पूरी होने के बाद मैं अपने घर वापस आ गई थी। पड़ोसन मेरी बेटी से बहुत खुश थी। कहने लगी, मैंने तुम्हारी बेटी जितनी अच्छी और समझदार लड़की कहीं नहीं देखी। यह बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई थी। मैंने अपनी पड़ोसन अंजलि का शुक्रिया कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यहां मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बेटी का ख्याल रखा। मैंने उसे कुछ गिफ्ट भी दिए और उसके बाद वह अपने घर चली गई थी। मैंने अदिति से कह दिया था कि संजय अंकल और कल्पना आंटी ने तुम्हारे लिए तुम्हारा हाथ मांग लिया है। वे चाहते हैं कि तुम्हारी शादी उनके बेटे पराग के साथ हो जाए।
अदिति मेरी बात सुनकर कुछ नहीं बोली। वह मुझे अजीब नजरों से देखकर कहने लगी, आपने हमेशा से ही मुझे सिर्फ मेरे पापा के एक ही दोस्त के बारे में बताया है, जबकि मेरे पापा के बहुत सारे दोस्त थे। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो हमारे घर संजय अंकल के साथ साथ रितेश अंकल भी आया करते थे। लेकिन जिस दिन से पापा की मौत हुई उसके बाद से ही रितेश अंकल ने हमारे घर पर आना बंद कर दिया। क्या पापा के मरने के साथ साथ रितेश अंकल भी मर गए, जो आपने कभी उनके बारे में कोई बात नहीं की? अदिति ने मेरे जख्मों पर नमक छिड़क दिया था। मैं उससे कहने लगी, हाँ, नहीं बताया। मैंने तुम्हें रितेश के बारे में नहीं बताया। तुम जानती हो कि तुम्हारे पापा ने मुझसे लव मैरिज की थी। तुम्हारे पापा की फैमिली वाले हमारी शादी नहीं कराना चाहते थे, जबकि तुम्हारे रितेश अंकल का हमारे घर पर बचपन से आना जाना था। हमारी शादी के कुछ महीनों पहले ही रितेश की भी शादी हो गई थी। तुम्हारे पापा के मरने के बाद रितेश की पत्नी ने मेरे घर में इतने ज्यादा फसाद फैलाए थे कि मेरे ससुराल वाले मुझसे नफरत करने लगे थे और वे मुझे घर से निकालना चाहते थे। मैं बेसहारा थी क्योंकि मेरे माता पिता नहीं थे। मैं बेसहारा कहाँ जाती? किसी ने मेरी बात पर यकीन भी नहीं किया था। जिस तरह से रितेश की पत्नी ने मेरे ससुराल वालों के कान भर दिए थे, वे लोग मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थे, बल्कि उन्हें मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं था। मैं डट गई और कहने लगी कि यह घर मेरे पति का है, मैं अपने पति के घर से नहीं जाऊंगी। उन्होंने एड़ी छोटी का जोर लगा लिया था और फिर आखिरकार मैं भी हिम्मत हार गई थी, क्योंकि तुम मेरे साथ थी। जिस दिन मैं घर से निकलने लगी थी उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मेरे पति के बचपन के दोस्त रितेश भाई साहब और उनके परिवार से हमारा कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, क्योंकि उनकी पत्नी की ही वजह से मैं बेसहारा हो गई। उस टाइम तुम 5 साल की थी। मेरे ससुराल वालों ने मुझ पर गलत इल्जाम लगाए थे, और पता है किसके कहने पर? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे रितेश अंकल की पत्नी के कहने पर, जबकि रितेश भाई साहब अच्छी से कि या अस्तिमशी अच्छे से यह बात जानते थे कि मैं गलत नहीं हूं और मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी पत्नी के कहने पर मेरी कोई मदद नहीं की। उनकी पत्नी ने मेरे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं खूबसूरत थी, और जबकि वह खूबसूरत नहीं थी, इसीलिए वह मेरी खूबसूरती से जलती थी और उन्होंने मेरे ससुराल वालों को अपनी तरफ कर लिया। वह तो अच्छा हुआ कि तुम्हारे चाचा जी ने मेरा और तुम्हारा ख्याल करते हुए हमें उस घर से हिस्सा दिलवा दिया, जिनके पैसों से हमने यह घर खरीद लिया। तुम्हारे दादा दादी तो वैसे भी मतलबी लोग थे। तुम्हारे पापा की सैलरी अच्छी थी, वह अपने माता पिता को भर भर कर पैसे दिया करते थे, तो हम लोग उनके लिए अच्छे थे। लेकिन जब तुम्हारे पिता मर गए तो उनकी बेटी और पत्नी उनके लिए बुरी हो गई। तुम्हारे चाचा चाची बहुत अच्छे लोग हैं, इसलिए वे हमारे घर पर आना जाना रखते हैं और मुश्किल वक्त में उन्होंने हमारा साथ भी दिया। लेकिन तुम्हारे दादा दादी तो रितेश की पत्नी के कहने में आ गए थे और उन्होंने अपने घर से हमें निकाल दिया था, क्योंकि रितेश की पत्नी ने हमारे घर में आग जो भड़का दी थी। तुम्हारे दादा दादी ने काफ़ी कोशिश की कि वे तुम्हें अपने पास रखना चाहते थे, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया तो वे मुझे धमकाने लगे। वे तुम्हें मुझसे ज़बरदस्ती छीन लेंगे। मैं उनकी धमकियों को देखकर हैरान रह गई थी, इसलिए मैंने पुलिस में जाकर उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस जब तुम्हारे दादा दादी के घर गई तो तुम्हारे चाचा ने बात को संभाल लिया और पुलिस को वापस भेज दिया, क्योंकि वे समझदार थे और इस तरह से उनकी और उनके परिवार की बेइज्जती हो सकती थी। इसलिए उन्होंने अपने माता पिता को बहुत समझाया कि वे हमें सुकून से जीने दें। उसके बाद से तुम्हारे दादा दादी ने हमारा पीछा छोड़ दिया था और हम सुकून भरी जिंदगी जीने लगे थे। मैं इस घर में पूरी तरह से शिफ्ट हो गई थी। उस दिन के बाद भी वे लोग कभी कभी तंग करने के लिए आ जाया करते थे, लेकिन तुम्हारे चाचा बात को संभाल लेते थे। उन लोगों ने मुझे तंग करने की बहुत कोशिश की। वे मुझे डराते धमकाते थे, यहां तक कि उन्होंने मुझे अदालत से तुम्हारी कस्टडी लेने के लिए भी धमकाया था। मगर बड़ी मुश्किल से उस समय में तुम्हारे चाचा ने सारी बात को संभाल लिया था। अगर वह मेरा सहारा न बनते तो आज तुम और मैं किसी के घर में झाड़ू बर्तन कर रहे होते। मैंने इसीलिए आज तक तुम्हें अपने दादा दादी, रितेश और उसकी पत्नी के बारे में नहीं बताया। मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया था ताकि तुम्हारा दिल उनकी तरफ से नहीं मिल जाए।
यह बात सुनकर अद्रिति का चेहरा उतर गया था। वह बहुत परेशान हो गई थी और मैं उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मुझे पिछले दिनों की परेशानियां आज भी याद आती थीं और अपने पति की भी बहुत याद आती थी। मेरी अलमारी में मेरे पति के लव लेटर और उनके साथ मेरी फोटो, ये सारी निशानियां मेरे पास आज भी रखी हुई थीं। मैं एक एक चीज को देखकर रोती जा रही थी। मैं अपने मृत पति के लव लेटर पढ़कर रोती और कभी उनको चूमने लगती थी। मैं हर चीज बड़े ध्यान से देख रही थी। तभी अचानक मेरी नजर उनकी डायरी पर पड़ी। उनमें से एक डायरी गायब थी जो मेरे पति की थी। मेरे पति को डायरी लिखने का बड़ा शौक था। वह राइट कवर वाली डायरी न जाने कहां चली गई थी। मैं अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी और मैंने सारी अलमारी में उस डायरी को ढूंढा, यहां तक कि अपने कमरे की पूरी तलाशी ले ली, लेकिन वह डायरी मुझे कहीं नजर नहीं आई। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं वह डायरी अद्रिति के हाथ तो नहीं लग गई। उस डायरी में अद्रिति की जिंदगी का सबसे बड़ा राज लिखा हुआ था। मेरी बेटी कॉलेज भी जाती थी और वहां से आकर सारा दिन पढ़ाई करती थी। वह मेरी हर बात मानती थी, मगर पिछले 1 महीने से वह बहुत परेशान लग रही थी और अजीब-ओ-गरीब हरकतें करने लगी थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया था, बस हमेशा चिड़चिड़ी रहने लगी थी। वह मेरी बात भी नहीं मानती थी। मैं उसकी वजह से बहुत परेशान थी, इसलिए मैंने सोचा कि किसी समय उसके कमरे की तलाशी लूंगी। मैं यह सारी बातें रात भर सोचती रही और फिर सोचते सोचते सो गई। मैं बहुत गहरी नींद में थी जब मुझे सपने में मेरे पति दिखे। उन्होंने कहा, अवनी, तुम 2-3 दिन मेरी बेटी के कमरे में छुपकर देखना कि वह क्या करती है। जब मेरी आंख खुली तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि यह कैसा सपना था। सपने ने मुझे चौंका दिया था। मेरे पति कई सालों बाद मेरे सपने में आए थे और सपना भी कितना अजीब था। मुझे सही में चिंता होने लगी कि कहीं मेरी बेटी किसी मुसीबत में तो नहीं है। इसलिए मैं जल्दी से उठकर अपनी बेटी के कमरे की तरफ जाने लगी। दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही मैंने हाथ बढ़ाया तो देखा कि रात के समय उसकी बेटी का कमरा अंदर से लॉक था। इससे पहले उसने कभी कमरे को लॉक नहीं किया था। सुबह हुई तो मैंने उससे पूछा, तुमने रात में अपने कमरे का दरवाज़ा क्यों लॉक किया था? मेरी बात सुनकर वह घबराते हुए कहने लगी, माँ, आप रात भर मेरी जासूसी करती रहती हो। मैंने बात को मजाक में डालने की कोशिश की और हंसकर कहा, नहीं बेटी, वह तो बस रात को मुझे डर लग रहा था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आ गई थी। उसने कहा, मुझे पता नहीं कि आपको रात में डर लग रहा था या नहीं, मगर अब मुझे आपसे बहुत डर लगने लगा है। मैं हंस दी, लेकिन उसकी बात और मेरे पति का सपना मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपने मरे हुए पति की बात को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। उसी रात मैं अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसकी अलमारी के पीछे छुप गई। मेरी बेटी जैसे ही कमरे में आई, उसने अपनी बुक्स खोलकर पढ़ाई करने बैठ गई। वह पढ़ाई में व्यस्त थी और मैं अलमारी के पीछे से छुपकर देख रही थी। पूरी रात वह पढ़ाई करती रही। सुबह करीब 6 बजे उसने अपनी किताबें बंद कीं और बिस्तर पर लेटकर सो गई। वह सुबह 8 बजे कॉलेज जाती थी, इसलिए सिर्फ 2 घंटे ही सोई। सारी रात खड़े रहने की वजह से मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था और मेरा शरीर भी टूट रहा था। मैंने सोचा कि मैं छोटे बच्चे की तरह एक सपने के पीछे क्यों पड़ गई हूं। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं अब रात के समय अद्रिति के कमरे में नहीं जाऊंगी। लेकिन जैसे ही रात हुई और मैं अपने कमरे में लेटी, मेरे कानों में बार बार अपने पति की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे वह कह रहे हों, जाओ अवनी, अद्रिति के कमरे में चली जाओ। मैंने अपने फैसले को ज्यादा देर तक नहीं माना और रात होते ही एक बार फिर से अपनी बेटी के कमरे में जाकर उसकी अलमारी के पीछे छुप गई। आज तो मेरे पैरों में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, मगर मैं सहन करती रही और खड़ी रही। सारी रात मैं अलमारी के पीछे खड़ी रही और मेरी बेटी पढ़ाई करती रही। एक के बाद एक किताबें पढ़ती रही। दूसरी रात भी इसी तरह गुजरी। मैं सुबह अपने कमरे में आकर सोचने लगी कि शायद यह सपना मुझे इसलिए आया हो कि मैं रोज अपने पति की यादों में खोई रहती हूं और उनकी फोटो को बार बार देखती हूं, इसलिए उनकी यादें मेरे दिमाग पर हावी हो गई हैं।
शायद सपने की कोई हकीकत ही ना हो। मैंने सोचा कि मैं सपने की वजह से अपनी बेटी पर शक नहीं करूंगी। मैंने थोड़ा आराम किया और फिर नाश्ता बनाने के लिए किचन में चली गई। नाश्ता बनाकर मैंने सोचा कि चलो अद्रिति के लिए भी नाश्ता बना देती हूं। जैसे ही मैं उसे नाश्ता देने के लिए उसके कमरे में गई तो दरवाजे के पास ही पहुंची थी कि मुझे अंदर से आवाज सुनाई दी। वह रो रही थी और मैं घबरा गई कि आखिर उसे क्या हो गया और वह क्यों रो रही है। वह रोते हुए कह रही थी, मुझे आज तुम्हारी बहुत याद आई। जल्दी से तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। यह सुनकर मैं दंग रह गई। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन यह देखकर फिर से हैरान रह गई कि दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैंने जोर जोर से दरवाज़ा बजाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद अद्रिति ने दरवाज़ा खोल दिया और कहने लगी, माँ, आपको क्या हो गया? इस तरह से दरवाज़ा क्यों पीट रही हो? मैं दरवाज़ा खोलने ही वाली थी, लेकिन आप तो दरवाजे को ऐसे पीट रही हो जैसे कोई भूकंप आया हो। पहले तो मैंने सोचा कि उससे पूछ लूं कि वह किससे बातें कर रही थी, मगर जब मैंने उसके हाथ में उसके पिता की फोटो देखी तो मैं सब समझ गई। वह शायद अपने पिता की याद में खोई हुई थी और उन्हें मिस कर रही थी। लेकिन ना जाने क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैंने अद्रिति से कहा, यह रहा तुम्हारा नाश्ता, तुम अपने कमरे में ही कर लो। मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आई हूं। और मैंने नाश्ते की ट्रे उसके हाथ में दे दी। उसने बिना कुछ कहे ही फोटो को साइड पर रख दिया और नाश्ता करने लगी। मैं बड़ी परेशान हो गई थी और बुरी तरह से उलझ गई थी। मैंने सोचा कि चलो आज आखिरी रात है, आज भी मैं जाकर अद्रिति के कमरे में अलमारी के पीछे छुप जाऊंगी। रात हुई तो मैं फिर से अपनी बेटी के कमरे में जाकर अलमारी के पीछे छुप गई। मेरी बेटी रोज की तरह ही चेयर पर बैठकर टेबल पर रखी हुई बुक्स को खोलकर पढ़ने लगी। वह अपनी पढ़ाई में बहुत बिजी थी। थोड़ी देर ही गुजरी थी कि अचानक अद्रिति के कमरे की खिड़की पर दस्तक होने लगी। मैं हैरान रह गई कि इतनी रात को और इस समय खिड़की पर कौन आ सकता है। अद्रिति ने जल्दी से अपनी बुक्स बंद की और खिड़की की तरफ जाने लगी। उसने खिड़की खोल दी। मुझे किसी के कूदने की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अद्रिति रोने लगी और कहने लगी, आप इतने दिनों से क्यों नहीं आए? जानते हो ना, मैं आपसे कितना प्यार करती हूं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने आज आपको फोन नहीं किया होता तो शायद आप आज भी यहां नहीं आते। मैं तो आपको एक बात बताना ही भूल गई। सुबह जब आपसे मेरी फोन पर बात हो रही थी तभी अचानक माँ आ गई थी। मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने हमारी बातें सुन ली होंगी, इसीलिए मैंने जल्दी से पापा की फोटो अपने हाथ में पकड़ ली थी ताकि माँ को लगे कि मैं पापा की फोटो से बातें कर रही थी। ये सब सोचकर मुझे बहुत शर्मिंदा महसूस हो रहा था। मैं अपनी बेटी की बातों से हैरान हो रही थी। तभी मुझे किसी लड़के के हंसने की आवाज सुनाई दी। वह हंसते हुए कह रहा था, तुम आज बाल बाल बच गई। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ नहीं जाती और हमेशा मुझे याद करके रोती रहती हो। इससे ज्यादा सुनने की मुझ में हिम्मत नहीं थी। मैं काफी देर से इन दोनों की बातें सुन रही थी, इसलिए मैं जल्दी से अलमारी के पीछे से निकल आई और उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अद्रिति आगे बढ़कर कहने लगी, माँ, आपने कैसी हरकत की है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको शर्म नहीं आती अपनी बेटी के कमरे में छुपते हुए? आप इतनी घिनौनी हरकत कैसे कर सकती हैं? मुझे अपनी बेटी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अद्रिति शर्मिंदा होने के बजाय उल्टा मुझ पर ही चढ़ दौड़ी। तभी मैं चिल्लाकर कहने लगी, बंद करो अपनी बकवास। अगर मेरे सामने ज्यादा बोलने की कोशिश की तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम घर में इस लड़के को बुला रही हो। कौन है यह लड़का? तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी मां से झूठ बोलते हुए और अपने पिता की इज्जत को मिट्टी में मिलाते हुए? मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतनी गलत निकली। फोन पर रो रो कर अपने आशिक को घर बुलाओगी और इस लड़के को देखो, यहां से भाग भी नहीं रहा, आंख से आंख मिलाकर खड़ा है। ये सोच रहा होगा कि एक बेसहारा और बूढ़ी औरत हमारा क्या बिगाड़ लेगी। अद्रिति कहने लगी,
माँ, यह मेरा आशिक नहीं बल्कि मेरा पति है। हम दोनों ने शादी कर ली है। यह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। आखिर मेरी बेटी यह सब क्या कह रही थी? मैंने कहा, बागी लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती है सब करते हुए? कौन है यह लड़का? कैसे जानती हो इसे? यह सुनकर अद्रिति रोने लगी और बताने लगी, हाँ माँ, मैं सच कह रही हूं, यह मेरा पति है। इसके बारे में मुझे पापा की डायरी से पता चला था और उसी डायरी में इसके घर का पता भी लिखा हुआ था। इसका नाम राज है। पापा की डायरी में राज के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई थी। अब मैं सब जान चुकी हूं। हम दोनों बचपन से पक्के दोस्त थे और पापा ने मेरा और राज का रिश्ता फिक्स कर दिया था। यह रितेश अंकल का बेटा है। डायरी में लिखा था कि पापा की ख्वाहिश थी कि मेरी शादी राज से हो। अद्रिति ने कहा, मामा, पापा ने लिखा था कि अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम किसी और को पसंद मत करना। जिस लड़के को मैंने तुम्हारे लिए चुना है उसी से शादी करना। आपको शर्म नहीं आई कि आपने मुझसे मेरे पिता के वादे को छुपा कर रखा? आपने मेरे दादा दादी को भी मुझसे छुपा कर रखा था। मैं सिर्फ अपने चाचा चाची को जानती थी और सोचती थी कि मेरे दादा दादी इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन जब आपने मुझे दादा दादी के बारे में सब कुछ बताया तो मैं समझ गई कि आपने इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया था। आपने रितेश अंकल की पत्नी के बारे में भी बता दिया था कि उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा किया था, लेकिन आपने कभी रितेश अंकल के बेटे राज का जिक्र नहीं किया, जबकि आप मेरी शादी चंचल के बेटे पराग के साथ करवाना चाहती थीं। आपने ऐसा इसलिए किया ताकि मुझे कुछ याद ना आ जाए। अद्रिति ने कहा, मामा, मुझे पता था कि आपके पास यह सब कुछ करने की कोई वजह रही होगी। मैंने अपनी जिंदगी के इतने सालों में आप में कोई बुराई नहीं देखी, लेकिन माँ, मैं अपने पिता के किए हुए वादे को पूरा करना चाहती थी। तभी राज ने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, आंटी, समय बहुत आगे बढ़ चुका है। अब हालात पहले जैसे नहीं रहे। सब लोग अच्छे हो चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि माँ की तबीयत बहुत खराब है। वह बिस्तर से उठ नहीं सकती। शायद उन्होंने जो आपके साथ किया, भगवान ने उन्हें उनकी गलती की सजा दी है। माँ को पैरालिसिस हो गया है। डॉक्टर ने कुछ दिनों का ही समय दिया है। माँ की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है। आप मेरे साथ चलिए और माँ को उनकी गलती के लिए माफ कर दीजिए। शायद उनकी जिंदगी के जो पल बचे हैं उन्हें सुकून से जी सकें। मेरी बेटी राज के साथ शादी कर चुकी थी। अब मेरे पास इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं राज और अद्रिति के साथ राज के घर चली गई। वहां पहुंची तो राज की मां कावेरी बहुत बुरी हालत में बिस्तर पर लेटी हुई थी। मुझे उनकी हालत देखकर बहुत तरस आ रहा था। मुझे देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन उनकी आंखों से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझसे माफी मांग रही हों। मैंने उनके करीब जाकर कहा, मैंने तुम्हें माफ किया। कावेरी, अब हमारे बच्चे शादी कर चुके हैं, इन्हें आशीर्वाद दो। यह सुनकर कावेरी की आंखों से आंसू निकलने लगे और वह रोने लगी। रितेश भाई साहब मुझे देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने बताया कि जब से कावेरी की तबीयत खराब होनी शुरू हुई थी, भाभी समझ गई थी कि उन्होंने आपके साथ गलत किया था। भगवान उन्हें इसी की सजा दे रहा है। वह आपसे माफी मांगना चाहती थीं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने कहा था कि जब वह ठीक हो जाएंगी तो खुद आपके घर आकर माफी मांगेंगी, लेकिन उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती चली गई और वह आपसे माफी नहीं मांग सकी। जब एक दिन अद्रिति हमारे घर आई और उसने सब कुछ बताया तो मैंने खुद ही इन दोनों बच्चों की शादी करवा दी। हमने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें पता था कि आप कभी भी इन बच्चों की शादी के लिए तैयार नहीं होंगी, क्योंकि आपके साथ बहुत बुरा किया गया था। मैं अपने दोस्त के वादे को भी पूरा करना चाहता था। रितेश भाई साहब मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, भाभी, मैं अपनी पत्नी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। मेरी पत्नी को माफ कर दो और साथ ही मेरे बच्चों को भी, जिन्होंने आपसे छुपकर शादी की। मेरी बेटी खुश है, यही मेरे लिए बहुत है। मैंने रितेश भाई साहब से कहा, अब जो हुआ सो हुआ, आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मैंने कावेरी को माफ कर दिया। कहकर मैं अपने घर आ गई। लेकिन अगले दिन जो खबर आई उसने मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी। अद्रिति ने बताया कि कावेरी की मौत हो गई।
कावेरी की मौत पर मुझे बहुत अफसोस हुआ। अब मेरी बेटी अपने ससुराल में रह रही है और बहुत खुश है। इस तरह मेरे पति का सपना भी पूरा हो गया और कावेरी को उसकी गलतियों की सजा भी मिल गई। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।